गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं आपको साम्यवादी खेमे के बिखराव के प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े वो कराने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि किस प्रकार विश्व शीत युद्ध के कगार पर खड़ा था और यह युद्ध कभी भी गर्म युद्ध में परिणत हो सकता था और विश्व सीधे सीधे दो खेमों में बंट गया था। यानी एक खेमे का प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक खेमे का तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे खेमे का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था। अब जब साम्यवादी गुट का अवसान हुआ तो सबसे पहले जो सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र आया। यानी उन देशों में साम्यवाद चरमरा गया और ख़त्म हो गया और यानी सह अस्तित्व, धार्मिक स्वतंत्रता का आगमन, ये सारी चीज़ें हुई, धराशायी हो गया साम्यवाद और उसकी जगह लोकतंत्र आ गया। तो पूर्वी यूरोप में इसका अवसान हो गया। यानी बिना रक्तपात के बाहरी सहायता के अपने आप साम्यवाद जो है वह बिखर गया। और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की जो पॉलिसी यानी नीतियाँ जो सोवियत संघ ने अपनाई, ये क्या था? ग्लासनोस्त क्या था कि स्वतंत्रता के द्वार खोलना अपने देश के लिए, पुनर्गठन, पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्गठन, इसके द्वार खोलना। तो इन दो नीतियों की वजह से सोवियत संघ में भी जब एकदम से स्वतंत्रता आई तो जो देश लौह आवरण में बंद था वह इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाया और तानाशाही जो थी वो ख़त्म हो गई और एकदम से सारी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई और साम्यवाद जो है उसका अवसान हो गया। तो यह तो मैंने बताया आपको पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वहाँ पर साम्यवाद धीरे धीरे धराशायी हो गया। अब हम एक एक देश को ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हंगरी जो है, हंगरी में क्या हुआ? जनवरी 1989 में एक नव युग का उदय हुआ। ऐतिहासिक कदम उठाकर हंगरी की जो संसद है वहाँ स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन, इसके गठन की अनुमति देने का जो विधेयक है वो पारित करवा लिया गया और नए विधान में विभिन्न राजनीतिक दलों के गठन को मान्यता प्रदान कर दी गई। और 1980 में हंगरी की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया और एक दलीय समाजवाद का प्रयोग विफल रहा। बहुदलीय पद्धति आ गई और 7 नवंबर 1989 को मतदान द्वारा संकल्प पारित करके और स्वयं अपना अस्तित्व जो है उसको समाप्त कर लिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के पक्ष में सभी ने मतदान किया। तो ये था हंगरी में किस प्रकार से साम्यवाद का अवसान हुआ। पोलैंड में क्या हुआ? पोलैंड में 1989 में पोलैंड पर जो विदेशी ऋण का जो भार था वो 39 अरब डॉलर्स हो गया। और जून 1989 में जो चुनाव हुए उसमें जो साम्यवादी लोकतंत्र था उसके खोखलापन जो है वो खुल करके सामने आ गया। जो 162 स्थान जो थे उनके लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई और 162 में से 161 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा गया और सेनेट में भी सॉलिडारिटी जो पार्टी थी उसने 100 में से 90 स्थानों पर अधिकार कर लिया। 24 अक्टूबर 1989 को पोलैंड में सॉलिडारिटी के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई और 29 जनवरी 1990 को पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी के जो सम्मेलन था
उसमें प्रतिनिधियों ने पार्टी को भंग करने का निश्चय किया। तो ये थी पोलैंड की स्थिति। रोमानिया में क्या हुआ? रोमानिया में 17 दिसंबर 1989 को तिमिसोरा में एक पादरी के निष्कासन का भरपूर विरोध हुआ और इस विरोध ने कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोह का रूप धारण कर लिया। पुलिस ने एक भीड़ में 400 लोगों को भून डाला और इसके पश्चात कई लोगों की निर्मम हत्या भी कर दी गई। फिर 22 दिसंबर को रेडियो तथा टेलीविज़न केंद्रों पर सेना ने और आंदोलनकारियों ने अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति का जो घर था, प्रासाद था, उसको घेर लिया। और इसके पश्चात क्योंकि राष्ट्रपति जो था वहाँ का, वो संगमरमर के महलों में रहता था और रोमन सम्राटों की तरह विलासिता का जीवन व्यतीत करता था और स्विस बैंकों में उसके 40 करोड़ डॉलर मूल्य का सोना जमा था। तो 23 मई 1990 को शासनारूढ़ जो नेशनल साल्वेशन फ्रंट था, उसने रोमानिया के प्रथम स्वतंत्र चुनावों में भारी विजय प्राप्त करी और इस तरीके से जो इलिएस्क्यू थे वो 86% के भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए। तो इस प्रकार यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी का अवसान हो गया। पूर्वी जर्मनी में क्या हुआ? लाइपिंग में 3 अक्टूबर 1989 के दिन यानी लोकतंत्र की ज्वाला प्रस्फुटित हुई और 18 अक्टूबर 1989 को जो स्टालिनवादी नेता थे उनका तख्ता पलट हो गया। उनको तथा पोलिट ब्यूरो जो है उनके 3 साथियों को बंदी बना लिया गया और उन पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए गए और 7 नवंबर 1989 को लाइप्जिग, ड्रेसडन और शेरिन में विरोध की जो बाढ़ थी उसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी को त्यागपत्र देना पड़ा और अंततः मिली-जुली सरकार जो है उसने पदभार ग्रहण किया और यहाँ से भी साम्यवाद को विदाई मिली। चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ? 1977 में बर्लिन में 27 कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया के कुछ नेताओं द्वारा एक प्रारूपित पत्र जो है वो परिचालित किया गया और इसके अंतर्गत चार्टर 77 नामक एक गुट जो है वो खड़ा हो गया और उसमें जो चार्टर के 45 हस्ताक्षरकर्ता थे उन्होंने मांग की कि 2 सैन्य गुटों के विघटन के बारे में सीधी वार्ता हो, यानी वॉर्सो पैक्ट जो कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था और नाटो जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया था, उनके बीच सीधी बातचीत हो और परमाणु रहित क्षेत्र की स्थापना की जाए यूरोप में, आर्थिक सहयोग के बारे में वार्ता हो और दोनों जर्मनियों का एकीकरण हो। तो ये जो उनकी मांगें थीं ये उन्होंने रखी और इसके जो संस्थापक थे वाक्लाव हावेल, उन्होंने 1989 में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पदभार जो है वो ग्रहण किया और इस तरीके से यहाँ पर भी साम्यवाद का अवसान हुआ। बर्लिन की दीवार का ढहना बहुत ही ऐतिहासिक एक घटना, युगांतर घटना कहा जाएगा इसको, और इसको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का विभाजन हो गया था 2 गुटों के बीच, तो दीवार बना दी गई। तो इस दीवार को 1989 में ढहा दिया गया और इस तरीके से इस साल में पूर्वी से पश्चिम जर्मनी 2 लाख से अधिक नागरिक चले गए और पलायन किया उन्होंने।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख पूर्वी जर्मन वासियों ने 11 नवंबर को सीमा पार करके पश्चिम जर्मनी के नगरों में यात्रा की और ये पुनर्मिलन जो है दोनों देशों का, ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी और सभी दोस्त, रिश्तेदार और लोग गले मिले और काफ़ी अच्छा लगा उनको, ये जो जर्मनी बर्लिन की दीवार ढही इसके कारण। जर्मनी का भी एकीकरण हो गया जब ये दीवार ढह गई तो, और इस तरीके से 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एक राष्ट्र के रूप में अवतरित हुआ जर्मनी। बिना युद्ध और संघर्ष की त्रासदी के 2 राज्य बड़े ही उल्लासपूर्ण तरीके से उनका एकीकरण हो गया। सोवियत संघ का भी विघटन हुआ। किस तरीके से? जो सोवियत संघ 15 संघीय गणतंत्र और 20 स्वायत्तशासी गणतंत्र और 8 स्वायत्तशासी क्षेत्र सम्मिलित थे, वो सब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और औपचारिक रूप से 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और उदारवादी नीतियां जो थीं वो अपना ली गईं यहाँ पर और राजनीतिक उथल पुथल हुई और केंद्रीय संस्थानों को समाप्त कर दिया गया। गोर्बाचोव ने पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया और जो केंद्रीय समिति थी वो भंग कर दी गई और पार्टी की जायदाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 25 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति पद से उन्होंने छुटकारा भी प्राप्त कर लिया। जो वॉर्सो संधि थी उसको भी भंग कर दिया गया। अब ये वॉर्सो संधि क्या थी? 1955 में वॉर्सो पैक्ट पर जो भी पूर्वी यूरोप के देश थे और सोवियत संघ, इन सब ने मिलकर के एक सैनिक गठबंधन तैयार किया था जिसमें सामूहिक सुरक्षा की भावना थी। तो चूँकि साम्यवाद का अवसान हो गया तो इस तरीके से वॉर्सो पैक्ट को भी 1 जुलाई 1991 को समाप्त कर दिया गया। यूगोस्लाविया का भी विघटन हुआ। 1946 में संविधान द्वारा 6 गणराज्यों सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो व बोस्निया हर्जेगोविना को संघीय गणराज्य घोषित किया गया था। और यहाँ पर यूगोस्लाविया ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग जो हैं वो निवास करते हैं पारस्परिक सद्भावना से, यानी कि ईसाई, मुस्लिम्स और ज्यूज़ सभी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब विघटन की प्रक्रिया हुई 1990 में तो उस समय और पृथक गणराज्य सब ने अपने आप को घोषित कर दिया तो 12% सर्बियों ने स्वशासन की मांग की और जनमत संग्रह में इन्होंने सफलता हासिल कर ली। तो ऐसी परिस्थिति में सभी पृथक ये हो गए और 17 फरवरी 2008 को सर्बियाई प्रांत कोसोवो ने सर्बिया से अलग होकर स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। उसी तरीके से 4 फरवरी 2003 को एक नया संविधान स्वीकार किया गया और जिसके तहत सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के संघ के रूप में इसको नया नाम दिया गया। यानी उन्होंने इस यूगोस्लाविया को त्याग दिया और एक नया संघ बनाया इन दोनों को मिला करके। तो ये थी यूगोस्लाविया की स्थिति। तो मैंने आपको बताया आज कि किस प्रकार सभी पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का अवसान हुआ और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स।